हेलो स्टूडेंट्स, सुनिए जी। लास्ट टाइम से हम पढ़ रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशंस। हमने नया सब यूनिट स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री में, जहां में हम सिर्फ सरफेस की केमिस्ट्री ही पढ़ रहे थे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हमने ये कहा कि कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हैं, हिट्रोजिनस मिक्सचर हैं, जिसमें सल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है। वही सल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन बनाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, वही सल्यूट पार्टिकल यहां कोलाइडल पार्टिकल हो सकते हैं, बस साइज का डिफरेंस है। डस्ट पार्टिकल्स का साइज अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हो तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं एयर में, लेकिन वही डस्ट पार्टिकल्स अगर 1 नैनोमीटर से बड़े हों तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। साल्ट इन वाटर, नमक NaCl इन वाटर ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन वही नमक को अगर आप बेंजीन में डाल दो ना, बेंजीन सॉल्वेंट में, तो वो ब्रेक ही नहीं होता। तो NaCl बेंजीन में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, वहां पे पार्टिकल का साइज लार्ज है। ठीक है, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारी एग्जांपल्स भी समझी थी, क्लासिफिकेशन की हमने, फिर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। हमने अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, हमने केमिकल मेथड पढ़ा, हमने मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन पीसने वाला मेथड पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना सीखे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओगे, जो सॉल्वेंट हीटिंग पार्टिकल्स वाले लायोफोबिक, वो की थी ना हमने डिफरेंस। जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो ऐसे अपनी मर्जी से लेक्चर नहीं देख सकते। ठीक है, तो पहले आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रॉब्लम अभी भी बनी पड़ी है। पहले तो प्रिपेयर नहीं हो रहे थे, प्रिपेयर करना सीखा तो अब स्टेबिलिटी नहीं है, वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी नहीं हो रहे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो भी गए हैं तो वो अनस्टेबल है। जैसे सोप एंड डिटर्जेंट को वाटर में मिक्स करो तो वो झाग ऊपर आ जाती है, प्रेसिपिटेट्स ऊपर बन जाते हैं, क्योंकि वो सॉल्वेंट हीटिंग पार्टिकल्स। तो उनको मिक्स करने का तरीका सीखना है आज हमने। पेप्टाइजेशन आज का टॉपिक, सिंपल सिंपल डेफिनेशन, बस इतना सा ही टॉपिक है, बस इसी को समझना है, इतने से टॉपिक को समझना है, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग पीपीटीज, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग प्रेसिपिटेट्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स बाय द एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, जो आयन्स बना सकता है, जो डिसोसिएट हो सकते हैं इनटू इट्स आयन, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के आपने लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स को मिक्स करना है। डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, आपने लास्ट टाइम की क्लास में एक कोलाइडल पार्टिकल बनाना सीखे थे केमिकल मेथड से, FeOH होल थ्राइस। मैं इसी के एग्जांपल से समझाता हूं। FeOH होल थ्राइस ये लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल से, मान लो इसको सॉल्वेंट में, मान लो इसको वाटर में मिक्स करना है ना, तो बच्चों ये पार्टिकल मिक्स नहीं हो रहे थे। बच्चों वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी मैंने बताया था। वाटर में पॉजिटिव चीज डालोगे मिक्स हो जाएगी, नेगेटिव पार्टिकल्स डालोगे मिक्स हो जाएंगे, कोई डाइपोल डाइपोल वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली चीजें डालोगे वो भी मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिसका डाइपोल भी कम है, जो आयन्स भी नहीं बना रहा, ब्रेक भी नहीं हो रहा अच्छे से आयन्स में, तो उसका डिसॉल्व होना मुश्किल है। जैसे कि ये FeOH होल थ्राइस अपने सॉल्वेंट में, अपने डिस्पर्शन मीडियम में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये अपनी सरफेस पे वही ऊपर ही रहेगा, ये प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। अगर मिक्स हो भी गया तो भी ये बाहर भागेगा, बाहर भागेगा। हमने कुछ ऐसा करना है कि ये सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। जैसे इसके प्रेसिपिटेट्स इमेजिन कीजिए, एक कंटेनर में ये सॉल्वेंट है, डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है जी, सॉल्वेंट है, और ये इधर ऊपर प्रेसिपिटेट्स बनाए हुए हैं, मिक्स ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस पे कोई अट्रैक्शन, कोई चार्ज ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई ना कोई चार्ज होता तो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता, कोई चार्ज ही नहीं। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इसमें डाला सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सूटेबल, अपने से कोई और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल सकते, सूट करना चाहिए वहां पे। कैसे सूट करना चाहिए वो भी बताता हूं। हमने FeCl3 डाला, FeCl3 सॉल्यूशन में जाते ही, इस सॉल्यूशन में जाते ही FeCl3 ब्रेक हो गया, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों,
ये तो आयंस में ब्रेक हो ही जाएगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये जो FeOH होल थ्राइस के न्यूट्रल पार्टिकल्स है ना बच्चों, इन पार्टिकल्स पे सूटेबल आयंस Fe3 पॉजिटिव आयन इसकी सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, सरफेस पे अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। सूटेबल, ये देखो भाई भाई सूटेबल, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी आयन नहीं आ सकते, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, सूटेबल आयन आके अटैच होंगे। अब ये पार्टिकल कौन से चार्ज के पार्टिकल हो गए, अब इनकी सरफेस पे एक चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया देखो, पॉजिटिव चार्ज। अब ये सॉल्वेंट, मान लो सॉल्वेंट वाटर ही है, अब ये वाटर के नेगेटिव एंड O के साथ अट्रैक्शन करेंगे, अब उसमें मिक्स हो जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट्स इसमें मिक्स होना, सॉल्वेंट में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज पेप्टाइजेशन। फिर से सुनिए ध्यान से, द पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग पीपीटीज। ये जो पीपीटीज मिक्स नहीं हो रहे थे, इनको डिसॉल्व करने का एक तरीका है। डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था। हमने आर्टिफिशियल तरीके से एक चार्ज लाया, उस पे सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के एक सूटेबल आयन्स आए, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए, बस ये अब चार्ज आ गया, अब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। FeOH होल थ्राइस की सरफेस पे Fe3 पॉजिटिव आएंगे, आर्सेनिक सल्फाइड As2S3 पे जनरली S2 नेगेटिव आते हैं। आर्सेनिक के भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, उसी चार्ज के ये पार्टिकल हो जाते हैं। हमें तो चार्ज चाहिए था, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, ताकि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। ऐसे अलग अलग चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल्स, लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स। लायोफिलिक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सॉल्वेंट लविंग ही थे। लायोफोबिक पार्टिकल्स पे चार्ज लाके हम इसको मिक्स कर देते हैं। दिस इज पेप्टाइजेशन, सो सिंपल, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करना, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए बच्चों, कोगुलेशन। पहले भी डिस्कस किया था, फिर से एक बार देखिए। द कोगुलेशन, coagulation is the process of formation of PPTs of lyophobic colloidal particles by the addition of suitable electrolyte। यहां पे कोलाइडल पार्टिकल्स के प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं। पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व करने थे, अब वापस प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं। एग्जाम्पल से समझिए, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है जी। ये देखो बच्चों, वही FeOH होल थ्राइस की एग्जाम्पल बताता हूं। FeOH होल थ्राइस के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो रहे थे, क्यों? क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं था, ये सॉल्वेंट के साथ कोई अट्रैक्शन शो नहीं कर रहे थे। हमने सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला, हमने सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला, इसके सिर के ऊपर एक चार्ज लाया, इसकी सरफेस के ऊपर एक चार्ज लाया, आयॉन्स लाए Fe3 पॉजिटिव, अब ये सॉल्वेंट में मिक्स हो गए। इस प्रोसेस को हमने कहा पेप्टाइजेशन। एक बार फिर से पेप्टाइजेशन रिपीट कर रहा हूं। चार्ज नहीं था, मिक्स नहीं हो रहे थे, चार्ज लाया, मिक्स हो गए, दैट इज पेप्टाइजेशन। अब मैं कह रहा हूं वापस बाहर भगाना है, तो चार्ज हटा दो, चार्ज हटा दो, वापस बाहर भाग जाएगा। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर नेगेटिव कंबाइन हो जाए तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। बस जब न्यूट्रल हो गए तो फिर बाहर भागेंगे। हैवी है तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, लाइट है तो हम बाहर ऊपर की तरफ भागेंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं कोई भी नेगेटिव चार्ज के यहाँ Cl नेगेटिव डाल दो, SO4 2 नेगेटिव डाल दो, मतलब NaCl डाल दो, Na2SO4 डाल दो, कोई भी डाल दीजिए, ठीक है। PO4 3 नेगेटिव डाल दो, कोई भी नेगेटिव चार्ज के आयंस डाल दो। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन होंगे, न्यूट्रल होंगे, सॉल्यूशन से बाहर, कोलाइडल सॉल्यूशन से बाहर, दैट इज कोगुलेशन। इसे कहते हैं कोगुलेशन। सल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना, डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम से अलग करना, कोगुलेशन। डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स करना, पेप्टाइजेशन। डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम से अलग करना, कोगुलेशन, ठीक है। चार्ज नहीं था, फिर से ध्यान दीजिए, चार्ज नहीं था, मिक्स नहीं हो रहे थे, चार्ज लाया, मिक्स हो गए, पेप्टाइजेशन। चार्ज हटाया, चार्ज हटाया तो फिर से अलग हो गए, कोगुलेशन। तो सल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना, डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम से अलग करना, कोगुलेशन कहलाता है।
और भी तरीके हैं कोगुलेशन करने के। सल्यूट को सॉल्वेंट से, डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम से अलग करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। देयर आर सम अदर मेथड्स, देयर आर सम अदर मेथड्स फॉर कोगुलेशन। कुछ और भी मेथड्स हैं फॉर कोगुलेशन। जरूरी नहीं आयन से डालो, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड है। बाय हीटिंग, कुछ जगह पे आप हीट करके भी कोगुलेशन कर सकते हो। मिल्क को हीट कर लो, मलाई अलग हो जाती है, दैट इज कोगुलेशन। ये देखो बेस्ट एग्जांपल है, दूध से मलाई अलग करना कोगुलेशन है। मलाई को दूध में मिक्स करना, दैट इज पेप्टाइजेशन। मिक्स तो होती है उसमें, अलग करना इज कोगुलेशन, ठीक है जी। बटर को, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो, बटर को गरम गरम तवे पे फेंकना, देखना कैसे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, बटर से वाटर अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कोगुलेशन, दैट इज कोगुलेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, आप सेंट्रीफ्यूज कर लो, फास्ट स्पीड से घुमाओ, लस्सी बनाओ, लस्सी बनाओगे तो भी बटर मिल्क से बटर अलग हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो कोगुलेशन, उसे भी कोगुलेशन कहते हैं। देखो ये कोगुलेशन की एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। ब्लड को, ब्लड इज द कोलाइडल सोल्यूशन। ब्लड को अगर आप टेस्ट ट्यूब में लो, ये पहले भी बताया मैंने आपको, और फास्ट स्पीड से घुमाओ, फास्ट स्पीड से घुमाओ, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें घुमाओ तो प्लाज्मा अलग हो जाता है, और आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स वगैरह सारे सेल्स अलग हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कोगुलेशन। तो आप सेंट्रीफ्यूज करके भी कोगुलेशन कर सकते हो, कुछ जगह पे हीटिंग करके भी कोगुलेशन कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिकली अगर मैं बोलूं तो आयंस डाल के कोगुलेशन कर सकते हैं, आयंस डाल के। चार्ज नहीं था, मिक्स नहीं हो रहे थे, चार्ज लाया, मिक्स हो गए, पेप्टाइजेशन। चार्ज हटाया, अपोजिट चार्ज आयंस लाए, चार्ज हटाया, न्यूट्रल किया, कोगुलेशन हो गई, ठीक है जी, कोगुलेशन हो गई। यहां पे बच्चों आपको एक रूल भी पढ़ना है, ये देखो यहां पे मैं एक रूल लिखता हूं, हार्डे-शेल्जे रूल। हार्डे-शेल्जे रूल states that ion with maximum charge has maximum power of coagulation. Ion with maximum charge has maximum power of coagulation. जिस आयन पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी कोगुलेशन करने की पावर ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज हमें ही ने लाया था पेप्टाइजेशन करके। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। Cl नेगेटिव भी काम करेगा, SO4 2 नेगेटिव भी काम करेगा, PO4 3 नेगेटिव, सारे ही काम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि किसकी पावर ज्यादा होगी, जिसका चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो नहीं, ऐसे नंबर के हिसाब से किसका चार्ज ज्यादा। 3 पॉजिटिव के लिए 3 नेगेटिव चाहिए, 3 क्लोरीन चाहिए होंगे। 3 पॉजिटिव के लिए ये एक ही काफी है, क्योंकि एक ही पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी कोगुलेशन करने की पावर सबसे ज्यादा। PO4 3 नेगेटिव की कोगुलेशन करने की पावर सबसे ज्यादा, ठीक है। कौन अमाउंट में सबसे कम यूज होगा, ये अमाउंट में सबसे कम यूज होगा, थोड़ा सा डालोगे कोगुलेशन हो जाएगी। ये अमाउंट में सबसे ज्यादा यूज होगा। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे उल्टे सीधे। नेगेटिव चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मान लो ऐसा आ जाए कि नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल पार्टिकल है जी, ठीक है, NaCl है, CaCl2 है, AlCl3 है। नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चाहिए, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। वही ऑक्सीजन स्टेट निकालना आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। इसलिए तो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा तो ही हम यहां पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो किसकी कोगुलेशन करने की पावर सबसे ज्यादा, नेगेटिव 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 तो सेम ही है। पॉजिटिव देखो, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, इसकी कोगुलेशन करने की पावर सबसे ज्यादा। ये सबसे कम अमाउंट में यूज होगा, इसे कहते हैं हार्डे-शेल्जे रूल। हार्डे-शेल्जे रूल, जिस आयन की का चार्ज ज्यादा उसकी कोगुलेशन करने की पावर ज्यादा। अब वो चार्ज निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है।
सिंपल सिंपल, कुछ जगह पे तो सिंपल वे से चार्ज निकल जाएगा, कुछ जगह पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा। इसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इस टॉपिक के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब सुनिए, अभी मैं ये फिर से एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन कुछ कोगुलेशन की एग्जांपल सुनिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया, बटर मिल्क से बटर अलग करना, माखन अलग करना, दैट इज कोगुलेशन। ठीक है, दैट इज कोगुलेशन। खाते हो ना माखन, व्हाइट बटर खाइए, घर का बना हुआ, सब कुछ घर का बना हुआ चीजें खाइए। ठीक है, कोई मोटा नहीं होता, बस मार्केट से नहीं कुछ खरीदना है, सब कुछ घर में। मैं तो कहता हूँ किचन गार्डन भी घर में बनाइए, सब्जियां भी खुद उगाइए, सबसे बेस्ट है। तो बटर भी खुद ही घर में बनाइए, गाय भी रखिए घर में एक, अगर जगह हो तो। चलो छोड़िए, मिल्क से मलाई अलग करना, दैट इज कोगुलेशन। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम से अलग करना कोगुलेशन है। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता रहा हूं। ब्लड से ब्लड के सेल्स अलग करना, दैट इज कोगुलेशन, उसे भी हम कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। क्लाउड से बारिश का गिरना, दैट इज कोगुलेशन। क्लाउड से डिस्पर्स्ड फेस, वाटर के पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं। ठीक है, देखो आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं। क्या होता है, कभी कभी बादल आ जाते हैं, जम्मू में ऐसा होता है मैक्सिमम, बादल आ जाते हैं, हवा चलती है, बादल उड़ जाते हैं, फिर वो कहीं और जाके बरसते हैं। तो बादल आ गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बारिश से उड़ जाएंगे, ठीक है, तो क्या करो, उसकी कोगुलेशन कर दो। उसके ऊपर जाके बादलों के ऊपर जाओ हेलीकॉप्टर से, और उसके ऊपर आयंस का स्प्रे कर दो। आयंस नहीं है, साल्ट वगैरह नहीं है, तो रेत सैंड का स्प्रे कर दो, सैंड फेंक दो बादलों पे, वाटर के पार्टिकल्स हैवी हो जाएंगे, नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे। आर्टिफिशियल रेन, दैट इज आल्सो कोगुलेशन। इसे भी हम कोगुलेशन ही कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्शन मीडियम से अलग करना कोगुलेशन। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताता हूं बच्चों, में सुना होगा ये भी आपने छोटी क्लासेस में, एसएसटी में, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, डेल्टा। डेल्टा बनना, जहां पे रिवर वाटर सी में एंटर करती है ना, वहां पे डेल्टा बनते हैं। रिवर वाटर इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, जो नदियों का पानी, जो ऊपर पहाड़ों से नदियां आ रही है ना, वो सैंड के पार्टिकल्स साथ में ला रहे हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स को ब्रेक करके, सॉइल के पार्टिकल्स को ब्रेक करके ला रहे हैं। ठीक है, और वो पार्टिकल्स घिस घिस के कोलाइडल साइज के बराबर पहुंच जाते हैं। कुछ छोटे भी होते हैं, लेकिन कुछ 1-2,000 नैनोमीटर भी होते हैं। अब जैसे ही रिवर वाटर कोलाइडल सॉल्यूशन सी वाटर में एंटर करता है, सी में है नमक, आयंस, तो आयंस क्या कर लेंगे, कोगुलेशन। वो सॉल्ट और सैंड के पार्टिकल्स अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस नमक के साथ अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां पे आइलैंड टाइप, डेल्टा, धूल मिट्टी अलग हो जाएगी, डेल्टा बन जाएंगे, उसे कहते हैं डेल्टा। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन। मिट्टी वाला पानी लो, धूल मिट्टी वाला पानी लो, उसमें पोटाश एलम डाल दो, फटकरी डाल दो, सारे, वो भी आयंस बनाते हैं, सारे सॉइल सैंड के पार्टिकल्स जो हैं, इवन की बैक्टीरिया वगैरह भी उसकी सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, सब नीचे बैठ जाएगा, सब नीचे बैठ जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। टंकी वगैरह वाला पानी हम ऐसे ही साफ कर सकते हैं। ठीक है, देखो पानी पीने के लिए तो हमने घरों में आरओ, यूवी वगैरह फिल्टर लगाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जिस पानी से नहाना है, पूरे शरीर पे पानी फेंकना है, वो टंकी वाला ही है, उसमें पता नहीं कितने बैक्टीरिया वायरस बैठे हुए होंगे। ठीक है, जिस पानी से बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, जिस बर्तनों में खाना खाना है, ब्रश करके कुल्ला करना है, वो पानी तो टंकी वाला ही यूज कर रहे हो, उसके लिए तो कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है ना, वो तो वही गंदा पानी पता नहीं कब से उसी वहां पे टैंक में पड़ा हुआ है। अब रोज रोज साफ भी नहीं कर सकते, और ये भी नहीं है कि फिल्टर वाले पानी से नहाएं, जापान वाले नहाते हैं, इसलिए कोरोना कम फैला वहां पे, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हालांकि जापान एक बूढ़ों का देश है, यूथ कम है वहां पे ज्यादा डर था, लेकिन कंट्रोल कर दिया उन्होंने, सब खोल दिए स्कूल कॉलेज, सब खुल गए हैं जापान में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। मास्क पहले से ही पहनते थे वो, भीड़ भाड़ वाली जगह पे, ऐसे नहीं घरों में नहीं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो मास्क पहले से ही पहनते थे। ठीक है, इसलिए सब कंट्रोल है। 2-2 बार नहाते हैं, वो भी फिल्टर वाले पानी से।
ठीक है, तो हम फिल्टर तो नहीं लेकिन फटकर ही डाल सकते हैं उसमें पोटाश एटम। सारे सॉयल सैंड के पार्टिकल्स और कुछ हद तक जर्म्स भी जो है वो उसके साथ कंबाइन होकर नीचे सेटल डाउन या मर भी जाते हैं, एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं। ये सब था कोगुलेशन के बारे में। अब एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे इसी के साथ रिलेटेड है। देखो जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। ये सारे टॉपिक्स एक साथ लिंक्ड है, ठीक है। बुक से पढ़ोगे तो ये अलग अलग पेजेस पे अलग अलग टॉपिक्स दिखेंगे आपको। स्टडी मटेरियल में भी शायद ऐसा ही होगा। मैं ये सारे टॉपिक लिंक करके बता रहा हूं आपको। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। अब कोलाइड्स की प्रोटेक्शन करनी है, डेफिनेशन देख लो, समझ तो आएगी नहीं, समझ तो एग्जाम्पल से ही आएगी। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड की प्रोटेक्शन करनी है। किससे प्रोटेक्शन करनी है? फ्रॉम कोगुलेशन। अब कोगुलेशन से बचना है। पहले हमने पढ़ा कोगुलेशन क्या होती है, कैसे होती है। अब कुछ ऐसा करना है कि कोगुलेशन ना हो। कैसे बच सकते हैं? बाय द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड अगर हम पहले से डाल दें तो प्रोटेक्शन हो सकती है, कोगुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है जी, फिर से सुनिए ध्यान से, ध्यान से देखना बच्चों। एग्जाम्पल में आपको वही वाली बताता हूं, FeOH होल थ्राइस। चार्ज नहीं था, मिक्स नहीं हो रहे थे। चार्ज लाया FeCl3, चार्ज लाया FeOH होल थ्राइस पे, FeOH होल थ्राइस की सरफेस पे Fe3 पॉजिटिव आए तो मिक्स हो गया। इसे कहते हैं पेप्टाइजेशन। दिस इज पेप्टाइजेशन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस पे नेगेटिव चार्ज के आयंस डाल दिए, Cl नेगेटिव या SO4 नेगेटिव, कोई भी आयंस डाल दिए। तो क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन होकर न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल होकर बाहर निकल गए। इसे हमने कोगुलेशन कहा। दिस इज कोगुलेशन। सारे टॉपिक एक साथ कर रहा हूं। अब कुछ ऐसा करना है कि कोगुलेशन ना हो। ये डालने के बाद भी देखो, नेगेटिव चार्ज के आयंस डाले, कोगुलेशन होना कंफर्म है, ठीक है, न्यूट्रलाइज होके इसका बाहर जाना कंफर्म है। लेकिन हम कुछ ऐसा कर लें कि कोगुलेशन ना हो, इसको कोगुलेशन से बचा लें। लायोफोबिक कोलाइड को कोगुलेशन से बचाने का काम करेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स। कौन करेंगे? लायोफिलिक कोलाइड। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, लायोफोबिक कोलाइड के आगे पीछे लायोफिलिक कोलाइड, सॉल्वेंट लविंग कोलाइड, मीनिंग पता होना चाहिए पहले। लायोफिलिक कोलाइड इस तरह से आके इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लायोफिलिक कोलाइड। बस जी, हो गए प्रोटेक्ट। लायोफिलिक कोलाइड सॉल्वेंट लविंग है ना, ये सॉल्वेंट में जाएंगे और अपने साथ साथ लायोफोबिक को भी ले जाएंगे। ठीक है, खुद तो सॉल्वेंट में जा रहे हैं क्योंकि सॉल्वेंट लविंग है, और इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सॉल्वेंट के साथ हेट नहीं करने देंगे इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। मैं सामने होता तो मैं ही क्वेश्चन पूछता। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, कौन कर रहा है प्रोटेक्शन? कौन कर रहा है प्रोटेक्शन? लायोफिलिक कोलाइड। किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? लायोफोबिक कोलाइड की। किससे प्रोटेक्शन कर रहा है? कोगुलेशन से, सॉल्वेंट से बचा रहा है इसको, कोगुलेशन नहीं होने दे रहा। अगर ये सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आया तो हेट करेगा, भागेगा बाहर। ठीक है, आयंस डाल के कोगुलेशन होना कंफर्म था, लेकिन अब हमने कोगुलेशन करने से बचा दिया इसको। किसने बचाया? लायोफिलिक कोलाइड ने, सॉल्वेंट लविंग पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्वेंट लविंग पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल में बताई थी मैंने आपको प्रैक्टिकल में। स्टार्च, सेलुलोस, जेलेटिन, आइसक्रीम वाला जेलेटिन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, स्टार्च, सेलुलोस, जेलेटिन, गम एरेबिक, एल्बुमिन, प्रोटीन, ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो लायोफिलिक कोलाइड्स की। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड भी कहते हैं, जो प्रोटेक्शन कर रहा है। द लायोफिलिक कोलाइड विच प्रोटेक्ट्स द लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम कोगुलेशन, जो कोगुलेशन से उसको बचा रहे हैं, उसे कहते हैं हम लायोफिलिक कोलाइड। ये सब डेफिनेशन यहां से लिखनी है, यहां से लिखो, स्टडी मटेरियल से लिखनी है, स्टडी मटेरियल से लिखो। ठीक है, पहले पेप्टाइजेशन समझा, सब टॉपिक एक साथ करने हैं। अलग अलग पेजेस पे लिखे होंगे, अलग अलग पे नहीं करने, एक साथ करने।
पहले पेप्टाइजेशन समझो, फिर पेप्टाइजेशन से कोगुलेशन करना समझो, फिर समझो कि कोगुलेशन से बचना कैसे है। ठीक है, कोगुलेशन से हम बच सकते हैं अगर पहले से लायोफिलिक कोलाइड डाल दें। देखिए जब हम ब्लड लेते हैं ना, ब्लड का सैंपल हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे बच्चे हमारे डॉक्टर बनेंगे यहाँ से, तो जब हम ब्लड का सैंपल हॉस्पिटल्स में लेते हैं टेस्ट करने के लिए लैब्स में, तो ऐसा नहीं है कि अभी ब्लड का सैंपल लिया और अभी टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इससे टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं गवर्नमेंट के केमिकल्स के। तो हम क्या करते हैं, टाइम रख लेते हैं, सुबह 8 से 1 बजे तक सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। सुबह 8 से 1 बजे तक सैंपल इकट्ठा करते हैं, फिर सबका एक साथ टेस्ट करते हैं, मिक्स नहीं कर देते, मतलब एक साथ मशीनरी यूज करते हैं सबकी एक साथ मशीनरी यूज करते हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर सुबह 8 बजे किसी का सैंपल लिया हुआ है ब्लड का, तो 1 बजे तक तो ब्लड क्लॉट बन जाएगा, जम जाएगा, ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड की क्लॉटिंग भी कोगुलेशन का तरीका है। देखो कभी कभी कट लग जाता है तो फिर अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है, तो इसमें भी आयन्स हैं, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन उसके क्लॉटिंग कर देंगे, जम जाता है ब्लड, ब्लीडिंग रुक जाती है, दैट इज आल्सो कोगुलेशन। क्लॉटिंग होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड का सैंपल हमने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है और अगर उसकी क्लॉटिंग हो गई तो फिर टेस्ट कैसे करना है? तो हम क्या करते हैं, उसमें पहले से ही एक प्रोटेक्टिव कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड डाल देते हैं उन टेस्ट ट्यूब्स में, जो ब्लड की कोगुलेशन नहीं होने देता। एंटी कोगुलेटिंग एजेंट्स डाल देते हैं। ऐसी एंटी कोगुलेटिंग मेडिसिन्स भी दी जाती हैं हार्ट पेशेंट्स को, ताकि उनके क्लॉट ना बने, ब्लड थिन हो जाए और ब्लड आराम से हार्ट उसको पंप करे। सब केमिस्ट्री, बगैर केमिस्ट्री के डॉक्टर भी नहीं बन सकते, याद रखना। ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना इंसान भी नहीं बन पाओगे, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन लायोफिलिक कोलाइड करते हैं, लायोफोबिक कोलाइड को बचाते हैं, ठीक है जी। बस जी, ये लास्ट है, द पावर ऑफ प्रोटेक्शन। अभी प्रोटेक्शन समझाया ना मैंने आपको, लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्शन करते हैं लायोफोबिक कोलाइड की, ठीक है। लेकिन कौन सा लायोफिलिक कोलाइड बेस्ट है, किसकी पावर ज्यादा है, ठीक है, वो मेजर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार ये सिंपल सीधी सीधी डेफिनेशन आ जाती है। गोल्ड नंबर, डिफाइन गोल्ड नंबर, द पावर ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करने की पावर किसकी ज्यादा है, वो हम किस टर्म में डिफाइन करते हैं, गोल्ड नंबर में। ये गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं एक बार, समझ तो नहीं आने वाली, समझ तो एग्जाम्पल से ही आएगी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट बुक से देख के, है ये इजी चैप्टर, लेकिन डायरेक्ट बुक से देख के ये भी नहीं आएगा आपको। और बुक पढ़ कौन रहा खुद से, आप कहाँ पढ़ने वाले बुक, इसलिए बैठे हैं हम समझाने के लिए, समझिए ध्यान से। गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, मतलब प्रोटेक्टिव कोलाइड। कितना मिनिमम अमाउंट लायोफिलिक कोलाइड का चाहिए इन मिलीग्राम, ध्यान रहे, इन mg, इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम कोगुलेशन। मिलीग्राम में कितना लायोफिलिक कोलाइड चाहिए किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? 10 ml लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन है एक गोल्ड का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करना है? कोगुलेशन से। व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl इज एडेड टू इट। समझो, ऐसे नहीं समझ आएगा, ये देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को समझना। मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने लिया 10 ml गोल्ड का सॉल्ट। गोल्ड भी लायोफोबिक सॉल्ट है बच्चों, गोल्ड भी लायोफोबिक सॉल्ट है। स्टैंडर्ड रेड गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड का सॉल्ट लिया, प्योर गोल्ड का, ठीक है। पेप्टाइजेशन करके ही लिया होगा, बगैर पेप्टाइजेशन के तो मिक्स ही नहीं होगा, ये पेप्टाइजेशन करके मैंने मिक्स कर लिया, ठीक है जी। अब मैंने इसमें डाला 1 ml ऑफ 10% NaCl। 10% NaCl का सोल्यूशन बनाया होगा, ठीक है। 10% NaCl का सोल्यूशन, 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम वाटर, ठीक है। 10% का सोल्यूशन बनाया होगा, उसका 1 ml लिया। 10% NaCl सोल्यूशन पहले बनाया, फिर उसका 1 ml लिया, मतलब NaCl लिया, NaCl इसमें डाल दिया। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेशन होना कंफर्म है, कंफर्म है इसकी कोगुलेशन होनी है, लेकिन कोगुलेशन से बच सकते हैं।
अगर हम पहले से ही लायोफिलिक कोलाइड डाल दें, हम अगर पहले से ही स्टार्च डाल दें, या हम पहले से ही कोई एक चीज और, या हम पहले से ही सेलुलोज डाल दें, या हम पहले से ही एल्बुमिन डाल दें, या हम पहले से ही जेलेटिन डाल दें, गम एरेबिक डाल दें, बहुत सारे लायोफिलिक सॉल्ट हैं, ठीक है, तो कोगुलेशन से बच सकते हैं। तो पूछ रहा है कितना स्टार्च डाला इन मिलीग्राम। मान लो ये डाला 1 मिलीग्राम, तो बच्चों इसका गोल्ड नंबर 1। ये डाला 2 मिलीग्राम mg, इसका गोल्ड नंबर 2। ये डाला 3 मिलीग्राम, इसका गोल्ड नंबर 3। ये डाला 4 मिलीग्राम, इसका गोल्ड नंबर 4। अब गोल्ड नंबर समझ आ गया होगा। कितना लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम डालना है 10 ml गोल्ड के सॉल्ट में, ताकि उसकी कोगुलेशन ना हो, ताकि उसको कोगुलेशन से बचा सकें। क्योंकि NaCl डाला था तो कोगुलेशन तो होनी थी, NaCl डाला था, कोगुलेशन होनी थी, कोगुलेशन से बचना था। तो बचने के लिए आप इनमें से कोई भी लायोफिलिक कोलाइड यूज कर सकते हो। मिलीग्राम में कितना डाला उसे गोल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 1 मिलीग्राम डाला, ये 4 मिलीग्राम डाला, इसका गोल्ड नंबर 4 है, इसका गोल्ड नंबर 1 है। तो बताओ किसकी प्रोटेक्शन करने की पावर ज्यादा? इसकी। ये कम अमाउंट में ही प्रोटेक्शन कर गया, इसकी पावर ज्यादा। ये ज्यादा डालना पड़ा, इसकी प्रोटेक्शन करने की पावर कम, ठीक है। पावर ऑफ प्रोटेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, ठीक है जी। पावर ऑफ प्रोटेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। सिंपल सी बात, जितना गोल्ड नंबर ज्यादा इट मींस उतना अमाउंट ज्यादा डाला हुआ है, तो उसकी पावर कम हुई ना। जितना गोल्ड नंबर कम इट मींस उसका कम अमाउंट डाला हुआ है, तो उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा, पावर ज्यादा। घर की आइसक्रीम और मार्केट वाली आइसक्रीम में देखो कितना डिफरेंस है। मार्केट में जो आइसक्रीम मिलती है वो घर में कभी बना ही नहीं सकते आप। जैसा मर्जी फ्रीजर ले आओ, जितने मर्जी फ्लेवर डाल दो, क्योंकि जो मार्केट वाली आइसक्रीम होती है ना बच्चों, आइसक्रीम फैट्स हैं उसमें, फैट्स कहते हैं दूध वाली आइसक्रीम, तो फैट तो मलाई तो होगी ना, तो इतनी ठंड में वो जम जाएगी, अलग अलग हो जानी चाहिए, नहीं होती। लायोफोबिक कोलाइड अलग नहीं होते, क्योंकि उसमें जेलेटिन डाला होता है। आपकी मार्केट वाली आइसक्रीम में ये होता है जेलेटिन, ठीक है। पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं। कुछ तो वो जो लोकल आइसक्रीम वाले हैं ना, वो तो आलू पीस के डाल देते हैं आइसक्रीम्स में। आलू मीन स्टार्च, सस्ता पड़ जाता है जब आलू सस्ते हैं। तो फ्रूट आइसक्रीम में आलू भी फ्रूट है, स्टार्च, ताकि फैट उसमें मिक्स रहे आपकी आइसक्रीम में, अलग ना हो। ये है जी गोल्ड नंबर। बड़े ध्यान से आराम से समझिए, समझ आ जाएगा। थ्योरी वाला ही चैप्टर है तो क्या करें, ऐसे ही समझाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।